अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमर भाई? आप ठीक? आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। बहुत ही गुड लुकिंग लग रहे हैं आप, मुझसे भी ज़्यादा। नहीं, आप तो सदाबहार हैं, तो बस। सर इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ ना, आपका जो ग्रेस आया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहरहाल इस वक्त आप एक बेतहाशा खूबियों की सलाहियतों के साथ यहाँ मौजूद हैं। आपकी शख्सियत का पहला रंग चुरा रहे हैं, वो है शायरी। एक दानिश्वर, आप लिखते बहुत अच्छा हैं, ये नो डाउट। मैंने आपकी गज़लों को कंपोज भी किया। आप रोमांटिक गज़लें भी लिखते हैं, लेकिन आपकी रोमांस में कहीं पे भी जो है ना, वो लड़की जो है ना वो खुशहाल नहीं है, वो परेशान है, उदास है, या उसकी वजह से आप परेशान हैं, आप उदास हैं। अच्छा, फिर आप उसके तकद्दुस का जितना मोहब्बत में आपने ख्याल रखा है। मुझे कुछ ख़वातीन से मुलाकात हुई, आपकी शायरी पे बात हुई, उन्होंने कहा इतना एहतराम भी नहीं करना चाहिए औरत का शायरी में, यानी जितना आपने कर दिया हदों को पार कर गए आप। तो ये जो आप करते हैं, ये जो आपकी शायरी में ये जो चीज़ पाई जाती है, जैसे एक आपकी नज़म है मोम की मरियम, जिसमें आपने ये चीज़ क्यों ये और शायरों के पास नहीं मिलती है। और शायर शायरी करते हैं, होठों की बड़ी खूबसूरती और उसकी गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह और फला फला। आपकी तशबीहात जो हैं वो कांटों में, फूलों में, ख़ज़ां में, इनमें है। तो आपकी यहाँ महबूबा इतनी तंग हालात में क्यों है? बहरहाल बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर आपके अपने प्रोग्राम में। और जो कुछ आपने कहा है अभी, दरअसल गुफ्तगू और बात करना मेरी ज़रूरत है, लेकिन आपका तो शौक़ है। मेरा कहने पेशा है आपका। शौक़ है, आपका शौक़ है, लिहाजा अब गुफ्तगू का फ़न अल्लाह ताला ने आपको दिया है और बेहिसाब दिया है। देखिए, बुनियादी तौर पे हर इंसान रोमान पसंद होता है, ख्वाह वो औरत हो या ख्वाह वो मर्द हो। नहीं जी, जानवर तक, जानवर तक, परिंदे, परेन चरेन, हर जगह। जिस तारों के अंदर 1800 वोल्ट जा रहा है, उन पे बैठे हुए परिंदे मोहब्बतों में मसरूफ। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है और मोहब्बत को पसंद करता है। लेकिन कुछ अखलाकी हदें मुतय्यन होनी चाहिए, वरना रोमान का हुस्न ख़त्म हो जाता है। सही। अगर रोमानियत में फाशी आ जाए और बेहूदगी आ जाए तो फिर वो रोमान नहीं रहता। वो शादी हो जाती है। नहीं, शादी तो खैर बहुत हसीन इम्तिजाज होता है मोहब्बत का। हाँ, ये रोमान की मेराज होती है। कि सवाल ये है कि आप इस दौर में भी, जबकि रोमांस अब खुद अपनी हदें फैलांग चुका है, यानी कि वो खुद मैंने इसीलिए आप सर्च किया कि रोमान जो है वो अगर अपनी असल जगह पे रहेगा तो उसकी चाशनी और उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। मतलब वही फितरत क्या है? वही आधा किवाड़ खुला हुआ, कांपते हुए हाथ, एक पतली सी आवाज़ आई घबराई हुई, अब्बा घर पे नहीं है, आप फिर शाम को आ जाइए। ये आपका ये वही वो नहीं, सही है। नहीं, मतलब आप ये चाहते हैं, मैंने जो आपसे नतीजा अख्ज़ किया है वो ये है, आप चाहते हैं रोमांस को एक हद में रहना चाहिए, अखलाकी हुदूद में रहे। मोहब्बत इस कायनात का सबसे मजबूत तरीन रिश्ता है, इससे ज़्यादा ताकतवर रिश्ता इस कायनात में नहीं है मोहब्बत। बेशक हमें मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरों से प्यार करना चाहिए। और ये आपके किताब के अंदर मुझे बहुत मोहब्बत के बड़े आशार मिलते हैं, बड़े क़तात मिलते हैं, आपकी किताब में चीज़ भी ये मिलती है। मेरा सवाल अपनी जगह पे अभी भी वहीं खड़ा हुआ है कि आप जितना, मतलब इस दौर में भी 2009 में भी आप किताब लिख रहे हैं, तो आपका तकद्दुस है वो फिर पता क्या चीज़ है, वो आपके किरदार का हिस्सा है। मोहब्बत का अब वो हिस्सा नहीं रहा। मोहब्बत अब वहाँ नहीं रही कि जहाँ कहा जाए देखिए कल शब मैंने आपको देखा तो हैरानगी की अथाह गहराइयों में डूब गया। अब तो लोग कहते हैं कल 9 बजे मैं तारिक रोड पे खड़ा हुआ हूँगा। अब ये डायरेक्ट बात हो रही है। लेकिन आपको मैं अप्रिशिएट ये कर रहा हूँ कि आप अभी तक मोहब्बत को उतना ही छुपा के पर्दे में रख के बात करने के वो हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देखिए, आप मोहब्बत करते हैं, आप महबूबा से क्या चाहते हैं?
आजकल तो महबूबा से आदमी खुद कुछ नहीं चाहता, वो चाहती है बंगला, गाड़ी, मोबाइल, वो चाहती है। आप तो कुछ चाह नहीं सकते। आपसे तो पूछा नहीं चाहता कि आप क्या चाहते हैं। आपसे तो ये पूछा जाता, आपने मुझे देखा, एक मोबाइल भिजवा दो और उसमें सिम डलवा दें। सिम डलवाएं, उसमें 1000 रुपया लोड करवा दें और फिर उस नंबर पे मुझे फ़ोन करें, फिर मुझसे बात करें। हमारे घर का फ़ोन कटा हुआ है। मोहब्बत ये तो आप ये चाहते हैं, मोहब्बत यही चाह रही है। मगर मैं ही कह रहा हूँ, अगर लोग आपकी तहरीरें पढ़ते हैं, उन तहरीरों में ये ख्वाहिशी नहीं होती और कोई नए नए इस तरीके नहीं होते इश्क करने के। तो ज़्यादातर तरीके तो आपने बताए ना। नहीं सर, मैंने तो हर दौर का एक ना एक तरीका बताया लोगों को कि भाई कैसे ये बात होगी, क्या होगा। मैं तो इसमें बहुत आगे हूँ। मैं तो इसका हामी हूँ कि मोहब्बत को फैलाओ, लेकिन मेरा फैलाना और आपका फैलाने में तरीक़ाकार है। आप एक दायरे में रह के फैलाते हैं, मैं दायरा ही फैला देता हूँ। बराबर आपका ये है। लेकिन उसके बरक्स जब मैं आपके साथ मेरी बैठना उठना हुआ तो मैंने आप में एक क्वालिटी और देखी। मैंने आपको बाखुदा, मैं ये बात 10,000 मरतबा कोट कर चुका। मैं टेलीविज़न पे ये कोट कर रहा हूँ प्रोग्राम में, और आप सामने बैठे इसलिए नहीं कर रहा, आपकी गैर मौजूदगी में कोट कर चुका हूँ कि एक बार आप उस वक्त होम मिनिस्टर थे, रात के टाइम था, कोई 3 साढ़े 3 बजे थे, आपको भूख लगी, आपने मुलाजिम को नहीं उठाया। आपको पता नहीं ये बात याद है, मुझे याद है, आपने गफूर को नहीं उठाया। गफूर का जिक्र भी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो खुश हो जाए, उसका जिक्र हुआ गफूर का टीवी के ऊपर। गफूर को आपने नहीं जगाया, आपने कहा नहीं यार वो सोया थका हुआ और उसको भी सुबह उठना होता है, और घर में भी आपने किसी को नहीं उठाया। आप गए, आप डबल रोटी लेकर आए, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसमें लाल मिर्चें नमक में मिला के आपने उससे रोटी खा ली, और होम मिनिस्टर थे आप। अगर मैं होम मिनिस्टर होता, मेरी जगह कोई भी XYZ होता, वो पहले फ़ोन करता किसी 5 स्टार होटल में, उस इलाके के SHO को फ़ोन करता, हर किस्म के तिक्के, डबल रोटियां, सैंडविच 10 मिनट में मोबाइलें लेके आपके घर पहुंच जाते। लेकिन आपकी ये बात ने मुझे आपका फ़ैन कर दिया कि आप होम मिनिस्टर हैं और आप ऐसे होम मिनिस्टर। वहाँ से आप मेरे दिमाग में अटके हैं, और फिर उस दिन से मैंने सोचा कि यार मैं इनकी इस बात को मैंने अपनी आँख से देख लिया है। ये क्या रंग है, आप मुझे बताएं। असल में देखिए, ये बेचारे मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती थी, है अभी हमेशा। इतनी रात दिन काम करना, हर बात का वो ख्याल रखना, फिर वो थक हार के सो जाते। अब मैं रात भर जागता था, कभी किधर कभी किधर। आपने तो वो उस ज़माने में रातों को पुलिस स्टेशनों पे छापे मारे। हाँ पुलिस छापे मारती, आप पुलिस पे छापे मार रहे हैं। और मेरा ख्याल है पुलिस ने जाकर के मन्नतें, चादरें चढ़ाई हैं मज़ारों पे कि यार अल्लाह ताला इनके दिल में कोई सोने की ख्वाहिश पैदा कर दे कि ये सो जाए। नहीं, वो उसमें ये एक वाक़या हुआ था कि शुरू में जब छापे मारता था, मैं मीरपुर खास तक चला जाता था रातों को, और वायरलेस बंद करके। तो फिर मुझे पता चला कि जो 2-4 SHOs ने आपस में कहा कि भाई क्या बात है, होम मिनिस्टर साहब की जो है बीवी से कोई लड़ाई वड़ाई है जो ये घर में नहीं रहते रात को। तो किसी ने कहा कि यार ये मालूम करना पड़ेगा, ये कुछ चक्कर ज़रूर है। जब उनको ये पता चला कि मेरी तो शादी नहीं हुई, तो उन्होंने सर पकड़ लिया था। मुझे फिर पुलिस ये सोच असल में सूरत हाल ये थी कि वो ज़माना बड़ा शुरू का था, और बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ही ख़राब थी, और फोर्स भी काबू में नहीं थी। डकैतियाँ, अगवा, बहुत ज़्यादा, और ये सारे अंदरून सिंध में आपने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था उनसे। हाँ, फिर ये पूरे हाईवे वगैरह जो थे उसमें बसें लुट रही थी, ट्रेन रुक गई, सारी चीज़ें एक मुश्किलात का था। तो फिर शाबेलो ऑपरेशन किया था मैंने, और उसमें एक भी जवान की, किसी फोर्स के बंदे की कैजुअल्टी नहीं हुई थी, और वो पूरा हाईवे क्लियर हो गया था। उसमें रेंजर्स की टेक्निकल और आर्मी की टेक्निकल सपोर्ट के साथ किया था। लेकिन बहरहाल उस वक्त तो ये था कि हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि थानों के अंदर बेगुनाहों को पकड़ के बंद कर देना, क्या एक रवाज था पहले से चला रहा था, फिर उनसे पैसे लेना, इलीगल डिटेंशन होती थी। तो मैंने फिर जब छापे मारने शुरू किए तो फिर ये सारी चीज़ें रुक गई। और एक दफ़ा तो शराफी गोट पहुँच गया था मैं रात को, तो मैंने देखा कि थाना बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कोई भी एक गैर कानूनी कोई बंद नहीं है।
तो मैंने उसको ऐसे चुका कि शाबाश, वेल डन, वेल डन। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ। अचानक एक सिपाही ने, जो मेरा गार्ड था, उसने कान में कहा कि सर वो मस्जिद में चल के देखें, वहाँ 17 अफराद बंद हैं। अब मैंने कहा 17 अफराद? अच्छा, मस्जिद में बंद किए हुए? ओह, मस्जिद में बंद किए हुए थे। मैं फिर एकदम मस्जिद में जाते जाते मैं मुड़ा, फिर मस्जिद की तरफ गया, तो वहाँ पे 17 अफराद को बंद किया हुआ था, जिसमें 3-4 बेचारी ख्वातीन भी थी। लेकिन हुआ ये कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि फिर कोई इल्लीगल कोई किसी को बंद नहीं करता था। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि पुलिस जो है दरगाहों पे चादरें चढ़ाती है कि या अल्लाह ये शादी कर ले ताकि रात को घर में रहे। नहीं, मुझे ये बात मुझे इसलिए वो हो गई थी, स्पेशल ब्रांच ने मुझे बताया था कि सर वहाँ 3-4 SHO जो थे वो ये बातें कर रहे थे। फिक्र में पड़े हुए कि साहब का रिश्ता करवाना है। लेकिन आपका रिश्ता कौन करवाता? आपके तो रिश्ते रुकवाए होंगे लोगों ने, इसलिए कि आपने ये जो जाली आमिल थे, जब आप होम मिनिस्टर थे, आपने जाली आमिल, ये जो महबूबा आपके कदमों में 7 दिन में दरवाजे पे, 8 दिन में दरवाजे के अंदर, 10 दिन में सारी दिल की तमन्नाएं पूरी, ये सारा सिलसिला जो आपने बंद और पकड़ दकड़ शुरू करी, आपने आमिल पकड़ पकड़ के बंद किए, तो आपके तो खिलाफ सारे आमिल हो गए थे, बल्कि उन्होंने तो नहीं रुकवाई भी आपकी शादी। नहीं, ये ऐसा इतना बड़ा सान्हा हमारे मुल्क के अंदर है कि ये जाली आमिल कामिल, इन लोगों ने हज़ारों घर बर्बाद किए, बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की। और मेरे पास मुसलसल ये ख़बरें आ रही थी, और हैरत की बात यह है कि दीवारों पे बाकायदा उनके बोर्ड लगे हुए, अखबारात में उनके एडवर्टाइज आते थे कि महबूब आपके कदमों में, महबूब आपके कदमों में। अच्छा, ये मेरे लिए इतना बड़ा मसला बन गया कि जब मैंने इसका इरादा किया तो मैंने इजलास किया IG और सारे सीनियर ऑफिसर्स वगैरह, तो उन्होंने किताबें खोल के बताया, बोले सर इसके अंदर कोई कानून नहीं है इनको पकड़ने का। अच्छा, जो अफसर वगैरह थे वो इन आमिलों कामिलों के पास सबसे ज़्यादा हाज़िरी अगर आप देखें जाके तो ये पुलिस ऑफिसर्स की और कस्टम वालों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जाते थे, पोस्टिंग के लिए, तरक्की के लिए। हाँ बाबा हमारा ट्रांसफ़र कर दो। 17-18 ग्रेड तक तो खैर कराची में ही, सिंध में हो जाता था। 18 ग्रेड आपके दौर में तो बाबा ने उनको बुलाया होगा कि यार मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये रुकवाओ। और मज़े की बात यह है कि 18 ग्रेड से अबव जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए इस्लामाबाद में PC में एक बाबा साहब बैठते थे, 21-22 ग्रेड के लिए उनके पास हाजिरियाँ होती थी। अच्छा, मैं बहुत सीरियस शिकायतें जब मेरे पास जमा होने लग गई जी, तो मैंने, और फोर्स भी तैयार नहीं हो रही थी कि काम कैसे करें, वो डर रहे थे कि कहीं ये आमिल हमारी पोले ना खोल। नहीं, आमिल नहीं, उनके ऊपर अमल ना हो जाए, क्योंकि ये तो अकीदत में जाते थे ना। तो कहते थे साहब ये आमिलों के देखिए इनके तो मौकिल होते हैं, ये होते हैं, सर आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? तो मैंने सोचा कि 27वें रमज़ान में मैं ये ऑपरेशन करूँगा, उस तरह ईमान भी होगा और ये जाके करेंगे। और मेरे पास खबरें बहुत संगीन आ रही थी। हाँ, वो एक बड़ा अजीब सा वो। और आपको पता है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, 400 से ज़्यादा आमिल कामिल पकड़े, और मैंने ये कहा था कि अगर किसी का बोर्ड भी मुझे सड़क पे नज़र आ गया तो वहाँ के SHO को मैं फ़ारिग कर दूँगा। नतीजा ये निकला कि वो सारे के सारे भाग गए यहाँ से, इस इलाके से। फिर उन्होंने एक इजलास किया था मंगो पीर में, कहीं कुछ आमिलों कामिलों ने आपके खिलाफ नहीं, उसमें उन्होंने एक इजलास किया, और इजलास के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया, मुश्तरका अलामिया, कि हम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत पर यकीन रखते हैं और MQM का जो है उसकी हक़ परस्ती की जद्दोजहद में, और हमने तय किया है कि हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन कर लेंगे। तो जब ये इत्तला अल्ताफ़ भाई को मिली तो अल्ताफ़ भाई बहुत खुश हुए थे। हाँ। अच्छा, चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो शुक्र है मान गए भाई वो। सर इत्तला है लेकर आई थी, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी क्या? तो ख़वातीन हज़रात लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वो भी इनके कहने पर, क्योंकि इनका कहना हम टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इनका कहना नहीं है, ये उसका कहना है जिसके कहने से हमें चेक मिलता है। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आते हैं वापस, और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वापस आ गए हम, और दोबारा से शुरू करेंगे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहां से हमने बाहालत मजबूरी में सिलसिले को तोड़ा था, क्योंकि चैनल नहीं तोड़ सकते हम, चैनल टूट जाते हैं अगर स्पॉन्सरशिप ना हो। तो
तो इसलिए हमें मजबूरी ब्रेक लेना पड़ता है। रो भाई मादर चाहता हूँ कि हमारा सिलसिला टूट गया था, ब्रेक लेनी बड़ी ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस वक्त ब्रेक ली जा रही है, हर जगह पर ब्रेक हो रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है। कहीं किसी के ताल्लुकात ब्रेक हो रहे हैं, गवर्नमेंट ब्रेक हो रही हैं, कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है। ख्वाजा सरा जिन्हें इजड़े भी कहते हैं, पंजाब में उनको खुसरा कहते हैं, आपने उन्हें भी बहुत पकड़ा धकड़ा। जो ख्वाजा सरा हैं इनके बारे में बड़ी रवायतें हैं कि इनकी दुआ भी बड़ी कबूल होती है, इनकी बद्दुआ भी कबूल होती है। ये मुझे आज से नहीं, मुझे बचपने से मालूम है। और ये कैसे मैं जुर्रत कर सकता हूँ कि जिसके बारे में इतनी रवायतें हों, और फिर ये तो जन्नती लोग हैं। उसमें कुछ दोज़खी भी शामिल हो गए ना, दोज़खी भी शामिल हो गए, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन हुई हो। हाँ, मतलब ऐसा लिबास पहन के और फिर गाड़ियों में झुक जाना। लिबास भी इतना फिट होता है, मेरे समझ में नहीं आता पहनते कैसे हैं ये लोग, इतना फिटेड लिबास। और दूसरी बात ये है कि इनको रिश्तों की पहचान नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी बहन के साथ जा रहा है, उसे भी कह देंगे जोड़ी सलामत रहे, वो आदमी का आगे बंदे। और अगर आप बीवी के साथ बैठे तो आपको कह देंगे अल्लाह तेरी बहन की शादी कराए। ये भी इनको पहचान नहीं है। सबसे बड़ी जो मुझे इनसे शिकायत है वो ये है, हाँ, नहीं कि इनको ये पहचान नहीं है कि साथ बैठा हुआ कौन है। प्रॉब्लम ये थी कि बड़े सीरियस शिकायतें आ रही थी मेरे पास, और बड़ी गंदगी की शिकायतें आ रही थी। अच्छा, डिफेंस से भी आ रही थी और दूसरे इलाकों पे भी आ रही थी, बस स्टॉप्स पे भी आ रही थी। फिर वो औरतों का लिबास पहन कर जज्बात बरंगेख्ता करना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ियों में बिठा के ले जाना, ये सब नहीं है ऐसे। लेकिन जो चंद थे, फिर उसके अलावा एक और चीज़ मेरे इल्म में आई थी कि वो मोबाइल उनके पास थे और वो इंफॉर्मेशन भी दे दिया करते थे। डकैतियाँ करवा देते होंगे। तो उसमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो पुलिस वालों को मैंने जब इंस्ट्रक्शन दी तो उन्होंने इनको पकड़ के थाने में रखा। थाने में उन्होंने कहा कि जी वो सीसीपीओ तारिक जमील थे, उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे फ़ोन किया कि साहब आप बताइए अब इनका क्या करें, ये तो पूरी रात एसएचओ वगैरह परेशान रहे, वो थालियाँ जो थी खाने की उस पर वो बजा बजा के डांस कर रहे हैं। तो मैंने उस पर कहा कि ये बकवास करते, उनको सिर्फ ये समझा दो कि इस तरह ना खड़े हुआ करें और इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास बहुत गंदी रिपोर्ट्स आ रही हाँ, वो तो वाकई में एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन था। थी। उसमें खुदा न खासा ज़ाती का उनसे नहीं था। नहीं, अभी मैं गया था अमेरिका, तो सैन फ्रांसिस्को में शो था। जिस दिन मैं गया तो उस दिन मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कानून पास हो गया है कि अब यहाँ पे मर्द मर्द भी शादी कर सकते हैं आपस में। लाहौल बताएं, वहाँ पे कानून पास हुआ कि आपने तो लाहौल पढ़ दी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली ख्वाजा सराओं की। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा सही फैसला किया कि ये ज़ाती नहीं होनी चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको शनाख्ती कार्ड उनका होना चाहिए, कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ें। और इस तरीके से सऊदी अरब में भी बेशुमार हैं, आप देखिए कि वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं और ज़िंदगी के तमाम शोबों में मौजूद हैं। तो ये तो बहुत अच्छा फैसला है, ये तो बड़ा इसका कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी में इनको एडजस्ट करना चाहिए। जीते जागते इंसान है, इंसान है, ये और तो बड़ा इनमें जीनियस भी होंगे बहुत। देखे ना, बगैर कुछ किए ये गाड़ी पे यूं करके लेट के 200 रुपए कमा ले, बगैर कोई मेहनत किए, मुशक्कत किए। बिल्कुल सही है कि नहीं? टैलेंटेड हैं ये लोग। हाँ। इनका यूटिलाइजेशन गलत हो रहा है। तो वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में ये हो गया, तो मैंने वहाँ पे शो में ख़वातीन से ताज़ियत करी। वहाँ बेशुमार ख़वातीन थी, डॉक्टर्स का शो था, तो मैंने वहाँ ख़वातीन से ताज़ियत करी। मैंने कहा मैं ख़वातीन से ताज़ियत करता हूँ कि इस मुल्क में, सैन फ्रांसिस्को में, इस सिटी में औरतों का नखरा भी ख़त्म हो गया। कि औरतों का एक नखरा था, भी मैं नहीं कर रही आपसे शादी। तो आदमी की जान निकल गई, क्या कर रही हो फिरोदा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। वहाँ ये भी ख़त्म हो गई। अब वहाँ कोई लड़की किसी आदमी को कहे कि मैं आपसे शादी नहीं कर रही, वो आदमी कहता ना करो, मैं एल्बर्ट से कर लूँगा। आप बताइए सच, क्योंकि हमने सच बात करनी है। हाँ, नहीं कि ये एक ऐसा पावर है, कैसी चीज़ है कि इंसान कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अपने ट्रैक से कहीं इधर उधर हो ही जाता है। बिल्कुल, और कभी कभी वो मिसगाइड भी हो जाता है। आपके साथ कभी हुआ, सच्ची बताइए, कि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल ऐसा किया हुआ, आपको लगा ज्यादती हो गई या कोई ऐसी बात हो गई? देखिए, इंसान जो है ना जी, हम बड़ी खामियों कोताहियों के साथ और उज़्र के साथ ज़िंदा रहते हैं। सही। ये ताकत एक नशा होता है। मुझे बाखुदा मुझे याद नहीं कि मैंने शऊरी हालत में किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हो। माशाअल्लाह। इसकी ज़रब मेरे अपने घर के ऊपर पड़ी, इस ताकत की, तो बाखुदा मैंने उस पर एक लम्हे के हिचकिचाहट के बग़ैर मैंने भरपूर कार्रवाई की।
और लाशौरी तौर पे अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई हो इस 3 साल में, जो होम का ज़माना था या एक्साइज का ज़माना था, तो हुई हो लाशौरी तौर पे, मुझे नहीं मालूम। शौरी हालत में मैंने एक रत्ती बराबर भी किसी के साथ ना नाइंसाफ़ी की, ना किसी के ऊपर ज़्यादती की। वाह। ये और जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक एहसान है कि वरना आप यकीन जानिए कि एक आम आदमी के ऊपर गुरूर और तकब्बुर के हमले जो होते हैं वंस ऑफ ब्लू मून होते हैं कि कोई कामयाबी मिल गई तो गुरूर आ गया। सही बात। लेकिन इक़्तिदार के सिंहासन पे यकीन जाने मैंने देखा कि एक एक लम्हे के बाद गुरूर और तकब्बुर के हमले होते हैं। हम लोग बेशक बेशक उसमें अपने आप को कंट्रोल कर जाना ये इंसान के बस में बड़ी मुश्किल से होता है अगर अल्लाह ताला का एक मदद और ताउन ना हो। और ये जितने बड़े काम आप जो आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें मैं जो क्रेडिट दूंगा वो मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के मैं अल्ताफ़ भाई को दूंगा। उन्होंने इतना फ्रीडम मेरे साथ रखा और इतना आउटराइट मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं रुकता ही नहीं था। फिर उनको भी सही कुछ गुमान होगा कि ये मेरी सिलेक्शन ये आदमी होना चाहिए। देखिए इसमें उनका भी एक बड़ा हाथ है, उन्हीं का है। उन्हीं का हाथ है, क्योंकि उनकी दो बातें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखी आप जो तो है हाँ बहुत करीब भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मगर मैंने जो देखी वो ये है कि वो एक शऊर बेदार करके फिर आदमी को उस जगह पे लेके जाते हैं, पहले उसका शऊर बेदार करते हैं। ये जो एक फिक्री नशिस्त का रिजल्ट है, मैं जो समझता हूँ, मैं तो इस बात पे क्रेडिट देता हूँ। बहरहाल एक मिनिस्ट्री आपकी ये गुजरी, फिर एक मिनिस्ट्री आपकी एक्साइज की आई थी जिसमें आपने शराब का बहुत सख्ती से नोटिस लिया, ये जो घरों में बन जाती थी, ये जो कच्ची शराब और ये मनशियात के ड्रग यूज़र, उसके ऊपर बल्कि आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने उसमें हमारी आर्टिस्टों की एक बड़ी आपने हौसला अफजाई करी और फिर आपने उसमें हमसे एक ड्रामा करवाया और वो मैंने लिखा था और उसको कहता है एक कदम के नाम से, जिसको जियो ने चलाया भी, फिर चला रहे हैं वो उसको। और उसकी वजह ये थी कि उसमें हमने ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट बताए थे, आफ्टर इफ़ेक्ट बताए थे और बहुत खूबसूरत ड्रामा था, आपने पसंद भी फरमाया था। वो एक बड़ी अच्छी कोशिश थी कि सोसाइटी को इस तरीके से भी आप एजुकेट कर सकते हैं ड्रामों के जरिए। असल में उसके अंदर सबसे बड़ी बात, अहम बात ये थी कि एक्साइज में अंदरून सिंध के विजिट्स पे गया तो मैंने देखा कि मेरी खुली कचहरी में सैकड़ों लोग आके, ख्वातीन, और वो आके, मैं समझता था कि शायद आप कहेंगे नौकरियों का बंदोबस्त करें उसका। वो एक बात मुझसे कहती थी कि देखिए ये मंशियात को बंद कराएं। ये परचून की दुकानों पे भी ये मंशियात मिलने लगी थी और बच्चे इसमें इस्तेमाल करने लगे। शहर कराची में तो था ही था, लेकिन अंदरून सिंध बहुत ज़्यादा हो गया था, मज़ारों के ऊपर शुरू हो गया था। तो मैंने उसके ऊपर ये कहा था कि मंशियात के ख़िलाफ़ एक ट्रैक डाउन किया और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ के अवाम ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि अच्छा अब मसला ये था कि हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर रोक तो सकते हैं। तो उस सिलसिले में फिर आप लोगों ने जो ताउन किया, जो ड्रामा हुआ जियो ने चलाया, मैं मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद दीजिएगा, मेरे शकील रहमान साहब को और जियो की पूरी टीम को, कि कम अज़ कम उन्होंने ये कोशिश की। ये बहुत बड़ा जुर्रतमंदी का काम है, वरना ये ड्रग माफिया तो किसी को जिंदा भी रहने नहीं देते। और उस ज़माने में मेरे पे भी बड़े प्रेशर्स थे इसके ऊपर। वो बहुत अच्छा डिसीजन था आपका, वो तो उस दौर में। फिर आप कल्चर मिनिस्ट्री जब आपकी शुरू हुई, कल्चर मिनिस्ट्री में आपने बहुत उम्दा काम किए, जो मैं समझता हूँ वो इसलिए काम अच्छे मुझे लगे क्योंकि उस वक्त भी मैं आपके साथ में था। काम क्या था कि एक तो आपने उन फनकारों को निकाला बाहर जिनके साथ ज्यादती थी, कि उनके वजीफ़े नहीं थे और ट्रीटमेंट नहीं था। यहाँ पर मैं गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत खान साहब को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक वाक़या भी मेरी आंखों के सामने का वाक़या है कि हम लंदन में थे। आप एडवाइज़र भी थे? जी मैं एडवाइज़र भी था उस वक्त आपके साथ, कि जब यहाँ से फ़ोन गया कि लहरी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, तो अल्ताफ़ भाई ने उसी वक्त जो है ये कहा इशरत भाई से, गवर्नर साहब से, कि आप इनको फौरी तौर पे जो है ना ये इनको लुक आफ्टर करें। और फिर उनको लुक आफ्टर भी किया गया, उनको हर तरीके से आज के दिन तक उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और उस पर गवर्नर साहब ने जो एक लेजेंडरी फंड कायम किया, बहुत बड़ा काम, वो बहुत बड़ा काम, उससे बेशुमार लोगों को, फनकारों को फ़ायदा हुआ। फिर आपने जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को, कि
अंदरून सिंध के साथ शहरों का ताल्लुक़ कायम करने के लिए जो आपने मुशायरे कराए अदबी वहाँ पर, हाँ, उर्दू सिंधी मुशायरे, उर्दू सिंधी मुशायरे, वो सिंधी और उर्दू कल्चर को, सिंध का ही कल्चर है लेकिन उर्दू स्पीकिंग और सिंधी इस पे ज़बान बोलने वाले लोगों को जिस तरह आपने एक ब्रिजिंग की और दोनों ज़बानों के शायर बैठ के वहाँ मुशायरे में पढ़ते थे, और वो उस पर फिर आपने शेख अयाज अवार्ड, जोश मलियाबादी साहब का अवार्ड, और शाह लतीफ़ भटाई अवार्ड, और भटाई आप, और ये सरकारी अवार्ड बनाए हैं और फॉर एवर हैं ये, अब ये हर साल हो रहे कि हैं। हर साल, इस साल भी हुए। अच्छा माशा, हालांकि 30-35 साल पहले पूरे सिंध के अंदर अदबी महफिलें हुआ करती थी। तो जब किसी भी सकाफ़त को, किसी भी ज़बान को आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, आपस में मिक्स करना चाहते हैं, तो उसका तरीका लाठी गोली नहीं है, मारपीट नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं होती। कौमें अपनी सकाफ़तों को इस तरह नहीं छोड़ती हैं कि उसका यही तरीका होता है कि आप उनको सकाफ़ती, उनके शायराना, उनके अहले दानिश्वर ये काम कर सकते हैं। वेलकम बैक। बहुत इंतजार, हमने आपसे कहा था वापस आ गए। शायर के अंदर एक रोमांस तो भरा हुआ होता है और वो रोमांस उसके अंदर होता है। अब मुझे बताइए, आपने कभी रोमांस किया? सच्ची बोलना है आपने, झूठ नहीं बोलना। देखिए ये बात ना कीजिएगा, आप मुझसे पूछे मैं आपको पूरी एक फहरिस्त दे दूंगा। इस तरह मैं आपसे भी तवक्को रखता हूँ कि आप इतने सारे रोमांस आपने कैसे कर लिए? सर मेरे पास टाइम बहुत था ना। ईमानदारी की बात है कि मेरी जितनी भी शायरी है अगर आप पढ़ें तो वो इनकलाब की है। नहीं वो तो है इनकलाबी, मैं सुनूंगा भी आपसे। वो वाली जो आपने एक लिखी थी, एक कथा लिखा था आपने परवेज मुशर्रफ साहब पे, वो भी एक वर्दी के ऊपर जो था, एक वो और एक वो बहुत पसंद किया गया था। मेरा ख्याल है आप पहले वो सुना दें। वो एक 4 मिसरे कहते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा वर्दी के ऊपर, वर्दी उतारो वर्दी उतारो वर्दी उतारो। हाँ, उरियाँ हो घर सदर तो है तनकीद बर महल, उरियाँ हो घर सदर तो है तनकीद बर महल, कपड़ों से क्यों है आपके जज्बात में खलल, और वर्दी उतारने से उसे क्या मिलेगा फल, देखना क्या चाहती है मजलिस अमल। देखना क्या चाहती है। कोई इंसान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक शायरी हो रही है, अगर आप उस कैफियत से नहीं गुजरे हैं तो आप कह कैसे रहें? एक इंसान कोई तो मैं पूछ रहा हूँ वो कैफियत कब गुजरी आप पे? हर इंसान का एक तख़य्युलाती महबूबा होती है, अगर फिज़िकल नहीं है तो तख़य्युलाती महबूबा होती है, उसको वो टारगेट करके शायरी शुरू करता है। आपके तख़य्युल में है वो? हाँ, दुनिया में नहीं है। एक तख़य्युल है और बड़ा मजबूत, इस हद तक मजबूत है कि उससे बातचीत भी होती है। उससे बातचीत, उसकी धमक, उसका एहसास, उसको महसूस। हाँ, उसके आने जाने की टाइमिंग क्या है? ये उसकी याद की करामत थी, बंद कमरे में आ गई थी वो। आप उसको किसी तरीके से कमरे में बुला लेते हैं तख़य्युल के जरिए, बंद कमरे में महसूस करता हूँ, महसूस करते हैं उसे। वो बात जो टेलीपैथी है। जब मैं उदास होता हूँ तो वो उदास होती है, ये पता लग जाता है कि मैं उदास हूँ तो वो भी उदास। हाँ, मैं रो रहा हूँ तो वो रो रही है, मैं खुश हो रहा हूँ तो वो खुश हो रही है, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसकी तस्दीक कर रही है। और इसमें खर्चा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें खर्चा कोई नहीं है। वो आ भी रही है, जा भी रही है, खुश भी हो रही है, रो भी रही है, सब कुछ है, मगर खर्चा नहीं है। जो मैं पहनाना चाहता हूँ वो पहनती है, इसमें भी खर्चा नहीं है। जो खाना चाहती है ना, वो खिला रहे हैं आप, उसमें भी खर्चा नहीं है। मैं तकलीफ में हूँ तो रो रही है, वो मेरे तमाम एहसासात को वो अपने एहसास की तरह मानती है। अच्छा, अब ये जो हमारी ये जो भाभी हैं जो आती रहती हैं जाती रहती हैं, हम तो भाभी कहेंगे ना उनको, चाहे हमने नहीं देखा लेकिन वो हमारी भाभी हैं। और वो हमारे मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं नहीं, आप जरा फ्री होकर बात कर लें। नहीं, आप जितना चाहें। मैं भाभी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो काबिल एहतराम भी है ना, चाहे वो है नहीं दुनिया में। तो ये भाभी आती रहती है। शादी वादी हुई आपकी? इनकी नहीं हुई? जो मतलब शादी भी करी है कि नहीं करी आप? मतलब आप कह रहे हो भाई शादी हो गई, बारात भी आई थी, बाजे भी बजे, सब वो, मतलब खर्चा फिर भी नहीं है इसमें। मुझे आपकी सारी बात में जो अच्छी बात लगी हो ये कि आपकी तरह ही करना चाहिए आदमी को। उससे क्या है कि खर्चा कोई नहीं इसमें,
वरना आप यकीन करें तो बीवियां टेलीफोन के कार्ड डलवा डलवा के बंदे को कंगाल कर देती। मेरी बीवी के पास 3 फ़ोन हैं। अब मैं एक कार्ड नहीं मंगा सकता, 3 कार्ड मंगाने पड़ते हैं, एक और कंपनी का, एक और कंपनी का, एक और कंपनी का। वो जब उसका दिल रियायत आती है वो डाल लेती है, फला डाल लेती है, ये डाल लेती है, वो डाल, ये होता ना। तो ये आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, एक तो ये तो हो गई ना, ये तो हो गया। लेकिन आपने वैसे किसी के जिंदा नहीं चाहा किसी को, कभी तो कोई अच्छा लगा होगा ना आपको? ऐसा हो तो नहीं सकता कि कोई अच्छा ना लगे। ना ना, ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी ने मुझे देखा तो मैं ये सोच के कि ये अकीदत से मुझे देख रही है, इसलिए वक्त भी नहीं मिला। आपने कहा जी अकीदत से देख रही है। हाँ, लेकिन ये आपके जुमले के जवाब में मैंने कहा। हाँ, नहीं मुझे समझ आ गई जुमले की जवाब। रो भाई, आपने किताबें मतलब ये नहीं कि बेइंतहा अच्छी किताबें लिखी हैं, आपने बामकसद किताबें लिखी हैं, और आपने कोई इरादतन ज़रूरतन या कमाई के लिए नहीं लिखी। आपने प्योर सोसाइटी के लिए लिखी, इंसानों के लिए लिखी किताब। अभी जो आपकी किताब पिछले दिनों में, जिसको एक बड़ी मुक़द्दस दुनिया में सबसे मुक़द्दस इमारत कह लें उसे, उसको दुनिया की सबसे मुक़द्दस ज़मीन कह लें, और वर्ल्ड का सेंटर भी है वो, और खाना काबा, और आपने उसकी तारीख़ लिखी, तारीख़ बैतुल्लाह। तारीख़ बैतुल्लाह जी, ये वो किताब है जो तारीख़ बैतुल्लाह के नाम से एडिशन मेरे हाथ में है। इस किताब के अंदर जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ नज़र आई, वो जो बातें हमें पता ही नहीं थी कि तारीख़ क्या है इसकी चाबियाँ किन लोगों के पास हैं, कहाँ से चली, कहाँ रहती हैं, कौन खोलते हैं ये दरवाजे, वो कौन खुशनसीब लोग हैं, इसके अंदर क्या है। तो ये इस किताब के अंदर बड़ी हसीन मालूमात हैं। इस किताब को यानी एक बिल्कुल ही एक आपकी शख्सियत से हट के ये किताब आपने शख्सियत से हटी मरा दी है कि एक जगह आप लिख रहे हैं रोमांस, एक जगह इनकलाब लिख रहे हैं, एक जगह पर आप आके तारीख़ बैतुल्लाह लिख देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कुदरत ने आपसे वो काम लिया है कि जो ये अल्लाह का काम है। बिल्कुल सही। आपको इसका दुनिया से क्या रिस्पांस मिला इसके इशाअत के बाद? ये 3 ज़बानों में, अरबी, उर्दू, इंग्लिश। अच्छा, माशाल्लाह। तो अरबी जो थी वो जीसीसी कंट्रीज़ के लिए थी, तो उनके सरबराहान मुमलिकत को मैंने भेजी। इंग्लिश वर्जन जो था वो मैंने पूरी दुनिया के तमाम सरबराहान को भेजी, अमेरिका के सदर को और वहाँ के नायब सदर को, और यूरोप के, अमेरिका के सारे। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का सबसे पहले ख़त का इसका जवाब आया पढ़ने के बाद। अच्छा। उन्होंने लिखा, वो मैंने सेकंड एडिशन में डाल दिया। अच्छा। फिर जीसीसी कंट्रीज़ के आए, फिर शाम से आया, लबनान से आया, ये ख़ुतूत उन्होंने भेजे। इसके अंदर एक और चीज़ ये थी कि खाने काबा के अंदर क्या है, तो उसकी तस्वीर इसके अंदर शाया कर दी। बहुत शानदार है, मैंने देखी है माशाल्लाह। अब ये 2 एडिशन इसके शाया हो गए माशाल्लाह। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक आधा एडिशन और हो जाए। बहुत बड़ी, और ये अमेरिका में बड़ी पॉपुलर हुई है, साउथ अफ्रीका में, कनाडा में बहुत ज़्यादा, हर तरफ ये रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक आध एडिशन और निकल जाए, क्योंकि इसके जुमला हुकूक, ये अमानत थी मेरे पास उस फ़ोटो कापी की सूरत में ख़ानदान बनी शैबा की, तो इसके कॉपीराइट जितने भी थे ख़ानदान बनी शैबा को मैंने वापस कर दिया। उस पर लिख दिया मैंने कि इसका जितना भी प्रॉफिट होगा सब उनको जाएगा। मेरे बड़ा काम लिया, बड़ा काम किया ख़वातीन-ए-हज़रात। आपने सुना इस बात को, इस बात के अंदर ये अज़मत नज़र आती है कि किताबें सिर्फ़ ऐसी नहीं होती कि वो रोमांटिक लिखी जाएँ या बिला वजह लिखी जाएँ या अपने आप को मुसन्निफ़ साबित करने के लिए लिखी जाएँ। किताबें ऐसी भी होती हैं कि आप अल्लाह तबारक व तआला को, जब आप अल्लाह के लिए लिखते हैं तो फिर वो आपके लिए लिखवाता है, पूरी दुनिया को मजबूर कर देता है। अब बादशाह इनको ख़त लिख रहे हैं, और ये उसके रब का ही करम है ना कि आपने उसके लिए लिखा, वो आपको लिख रहा है। ये लिखने की सलाहियत जिनमें है उन्हें चाहिए ज़रूर लिखें। एक किताब हमारे पास भी है, एक किताब हमारे प्रोड्यूसर के पास भी है, जिसमें लिखा हुआ है कितने ब्रेक लेने हैं, कितने कमर्शियल चलानी है, उसको भी इस किताब की बड़ी पड़ी रहती है। हम फ़िलहाल उस किताब का वो सफ़ा खोलते हैं जिसके ऊपर लिखा है कि ब्रेक ले लें, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने एक नए मेहमान और रऊफ सिद्दीकी साहब के साथ, और बात करते हैं आपसे अगले सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू।